चैप्टर नंबर 2, टॉपिक्स ऑफ लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। आज हम ये चैप्टर करेंगे, फटाफट करते हैं। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर जो है सबसे पहले जो एक्ट आया था वो था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। प्रॉपर्टी उन्हीं लोगों के बीच में होती है, वो जीवित होते हैं या मृत होते हैं। लिविंग पर्सन और डेड पर्सन किसके बीच में प्रॉपर्टी शेयर हो सकती है? लिविंग के अंदर। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा एक्ट है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा एक्ट है? मूवेबल के लिए सेल ऑफ गुड एक्ट, इमूवेबल के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देन प्रॉपर्टी के अंदर जो है एग्जैक्टली क्या क्या आता है वी रियली डोंट नो, उसका कोई स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। पर प्रॉपर्टी हर उस चीज को कहते हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल और इमूवेबल। जो मूवेबल है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जो इमूवेबल है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है। अब इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। इसके अंदर आपकी टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं आती है। टिम्बर क्या होती है? एक तरीके की लकड़ी होती है जिसको काट के फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। ठीक है। क्रॉप्स को काउंट नहीं करते, जो आप गेहूं चावल उगा रहे हो, इनको इमूवेबल में काउंट नहीं करते क्योंकि इनको काट के आगे बेचा जा सकता है। हर वो चीज जिसको तोड़ के काट के आप आगे बेच सकते हो, मूव कर सकते हो, उसे इमूवेबल में काउंट नहीं करते। तो एक आम का पेड़ जो है वो मूवेबल है, पर आम के पेड़ से मिलने वाला जो फल है, आम है, वो मूवेबल है। आप उस पेड़ को काट के उसकी लकड़ियां बना के आम की लकड़ी हवन के लिए बेच रहे हो, वो मूवेबल है। तो इस चीज के अंदर क्लैरिटी रखना, टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास एक्सेप्शन है, इमूवेबल में नहीं आती है। क्यों? हम क्या सोचते हैं, हर नेचुरल चीज, हर जो चीज जमीन से उग रही है वो इमूवेबल में डाल दो। हर जो आपका एग्रीकल्चर चीज है या जो आपकी ग्रीनरी है उसको आप मूवेबल में डाल इमूवेबल में डाल दो, ये नहीं होगा। एक्सेप्शन याद रखना, टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। अभिदीप, ये बात समझ में आई? ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लैंड, बिल्डिंग, जमीन से मिलने वाले फायदे की जमीन का रेट बढ़ गया, काइंड ऑफ थिंग, एंड थिंग्स विच आर अटैच्ड टू अर्थ विच यू कैन नॉट मूव, वो सारी चीजें आपकी इमूवेबल में आती हैं। तो जो वो चीज धरती से चिपकी हुई है जिसको आप हटा नहीं सकते धरती से, वो आपकी इमूवेबल है। फिर एक आपका शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस आता है, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस किया गया था। If the intention is to reap fruit from the trees, then it is regarded as immovable property. But if the intention is to cut down the tree and use it as timber, it would be regarded as a movable property. अगर मैंने एक पेड़ लगाया है ताकि मैं उस पेड़ से आम या फ्रूट उगा सकूं, तो वो पेड़, नॉट आम, वो पेड़ जो है वो इमूवेबल है। पर अगर मैंने पेड़ इसलिए लगाया कि ये पेड़ बड़ा हो तो मैं इसके तोड़ के, इसको काट के इसकी लकड़ियां बेच सकूं, तो वो मूवेबल है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पढ़ो इसको। अभिदीप, कोई डाउट? पहली बार कर रहे हो? ठीक है। मार्शल वर्सेस ग्रीन, इसके अंदर क्या था? देयर वाज अ सेल ऑफ ट्रीज वेयर इन ट्रीज वर कट एंड टेकन अवे, देन द कोर्ट सेड इट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां पे पेड़ को काट के बेचा जाए तो वो कटा हुआ पेड़ मूवेबल का पार्ट होगा, इमूवेबल का पार्ट नहीं होगा। इतना क्लियर है? देन आता है प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए भी आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि कौन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। 18 साल की उम्र होनी चाहिए, दिमाग सेंटर में होना चाहिए, साउंड माइंड, और कानूनी तौर पे क्वालिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चोर है, डकैत है, टेररिस्ट है, उन सब से आप नहीं लेंगे। ठीक है। एंड जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, या तो वो ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी पे, या उसके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, उसके पास हक होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को बेचने का, जैसे डीलर वीलर हो गए। ठीक है। कैन मेक अ ट्रांसफर, द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसफरर। जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो ट्रांसफरर, जिसको प्रॉपर्टी मिल गई है वो है ट्रांसफरी। आप प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। एनी पर्सन हु इज सॉरी, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा की है तो उसके लिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनेगा। 100 रुपए से ज्यादा की है, 100 रुपए या उससे ज्यादा की है, तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनेगा। तो अगर 101 रुपए की भी चीज है तो उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, खास करके इमूवेबल का।
इफ द प्रॉपर्टी इज टैंजिबल, टैंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, विजिबल है, एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन 100 irrespective of the value of property, then the transfer has to be made only by delivery, whereas intangible property, irrespective of the value of the property, transfer has to be made only by registered instrument. अगर आप प्रॉपर्टी को देख नहीं सकते हो, ठीक है, जैसे कि गुडविल वगैरह हो गई, कुछ इस तरह की चीज हो गई, तो उसके लिए रजिस्टर्ड अग्रीमेंट बनेगा. रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किस किस चीजों के लिए बनते हैं? सबसे पहले तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी का नाम वगैरह होता है, उसके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं. और आप शेयर्स के केसेस में डिबेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है, ये सारे आपके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे ही होते हैं. तो मोटी मोटी बात याद रखना कि अगर आपकी प्रॉपर्टी टैंजेबल है, देख सकते हो, छू सकते हो, तो अगर आप उसको ऐसे भी दे रहे हो तो चल जाएगा. पर अगर आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है तो चाहे उसकी कुछ भी वैल्यू हो, आपको उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा. और अगर 100 रुपये से ज़्यादा की चीज़ है तो बेटर रहता है कि आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाओ. मोटा मोटा समझ में आया? वानी, रेक्टिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग. ठीक है. जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को, यस यस, हाँ, ठीक है, ठीक है. अच्छा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो भी आप रजिस्टर करवाओगे इंस्ट्रूमेंट को, उसके ऊपर दो लोगों के, दो विटनेस के साइन चाहिए. एक, जैसे कि तुमने मेरे को अपना स्कूटर बेचा या तुमने मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, तो तुम्हारे साइन मेरे साइन तो होंगे ही होंगे उस प्रॉपर्टी पे, जो उस कागज पे. हमारे अलावा दो गवाह भी चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले जो दो पार्टीज हैं वो तो चाहिए चाहिए जिनके बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, उसके अलावा विटनेस भी चाहिए. अटेस्टेशन की डेफिनेशन आ जाएगी 1 मार्क में. अटेस्टेशन क्या होता है? जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के ऊपर आप अपने साइन देते हो, उसे अटेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है. द विटनेस शुड मार्क देयर सिग्नेचर टू, विटनेस की भी अटेस्टेशन चाहिए, ट्रांसफर की भी और ट्रांसफरी की भी. इतना समझ में आया? Then, registration of the instrument is an essential legal formality. During registration, the party to the transfer must be present to affix their signature. जिस वक्त ये रजिस्ट्री हो रही होगी, जिस टाइम पे प्रॉपर्टी दी जा रही होगी, ली जा रही होगी, उस टाइम पे दोनों पार्टीज का सामने होना अनिवार्य है, खास करके इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में. वाइल डूइंग सो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें सारा कुछ लिखा होगा कि आपके हक क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी लाइबिलिटी क्या है. हर चीज़ उस रजिस्ट्रेशन के अंदर होगा. और फाइनली जब वो रजिस्टर के ऊपर साइन आप लोग कर दोगे, तो वहाँ का जो रजिस्ट्रार होगा, उधर जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो अपनी सील लगा देगा, ठप्पा लगा देगा कि हाँ, ये अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पूरा हो गया. इतना समझ में आया? असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर. सबसे पहले कोई भी चीज़ खरीद बेच करने से पहले, ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं? सबसे पहले दो या दो से ज़्यादा लिविंग पर्सन होने चाहिए. कोई मृत व्यक्ति नहीं होना चाहिए. जीवित व्यक्तियों के बीच में प्रॉपर्टी का लेन देन होगा. मिनिमम दो लोग तो चाहिए, एक देने वाला प्रॉपर्टी और एक जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी. देन प्रॉपर्टी जो है, उसके ऊपर कोई केस वेस नहीं चलना चाहिए, उसके ऊपर कोई एनकम्बरेंसेस नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई किसी तरीके का केस नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का झगड़ा विवाद नहीं होना चाहिए. देन द ट्रांसफर शुड नॉट बी एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट. ड्रग्स वगैरह का ट्रांसफर नहीं करोगे, ठीक है, कोई आप इलीगल चीज का ट्रेड नहीं करोगे, ट्रांसफरेशन नहीं होगी. और जो पर्सन खरीद बेच कर रहा है, चाहे खरीदने वाला चाहे बेचने वाला, वो टेररिस्ट नहीं होना चाहिए, वो अनक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए. द ट्रांसफरर हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट. जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसमें एबिलिटी, मतलब कि वो लायक होना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर्टी या तो उसकी होनी चाहिए या वो ऑथराइज होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को देने के. ऐसे नहीं कि मुंह उठा के मैंने ताजमहल बेच दिया, शाहजहां आ जाएगा लड़ने के लिए. देन एंटाइटल होना चाहिए. एंड उसको जो है, बी ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट हिज ओन प्रॉपर्टी. तो एबिलिटी होनी चाहिए, दिमाग सेंटर में होना चाहिए, मतलब कि मेंटली स्टेबल होना चाहिए. दूसरा, उस या तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर उसके पास उसको जो है ऑथराइजेशन मिली होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को लेने देने की. देन ट्रांसफर शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफर.
तो आपको पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी पूरी निभानी चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब ये रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। In case of conditional transfer where an interest is created on the fulfillment of a condition, the condition should not be illegal, immoral, impossible or opposed to public policy. जहाँ पे ये कंडीशन हो, जैसे चल मेरा भाई केस चल रहा है मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरा जैसे ही केस निपटेगा मैं तुझे बेच दूंगा, ये इस तरीके की कंडीशन है, ये लीगल कंडीशन है या इलीगल कंडीशन है, मतलब कि ये सही है या गलत है कंडीशन, ऐसी कंडीशन होना सही है या गलत है ऐसी कंडीशन होना। ठीक है, यार मेरा बाप बैठा है प्रॉपर्टी में, तू मेरे बाप को मार दे उसके बाद मैं प्रॉपर्टी तुझे बेच दूंगा, ये सही है? इलीगल। तो आपका जो ये कंडीशनल ट्रांसफर है कि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा, वो जो ऐसा हो जाए वाली चीज होती है वो भी आपकी लॉफुल होनी चाहिए, यानी कि इलीगल इमोरल हो। समझ में आया? अब हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, ये आपका पेपर में आ ही रहा है, ये 4 मार्क्स का टॉपिक है, 2 से 4 नंबर में कहीं पे भी डालेंगे इसको, ये 1 मार्कर में भी आ सकता है, 4 मार्क्स से ऊपर में नहीं आएगा ये। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहता है फूल लोगे तो कांटे भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर घर लोगे तो छज्जा भी लेना पड़ेगा, मोटी मोटी बात ये है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें बाथरूम चाहिए और आपका टॉयलेट नहीं चाहिए, साथ के साथ मिलेगा घर में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेज अ पार्टी टू द ट्रांसफर हु कैन नॉट एक्सेप्ट एज वेल एज रिजेक्ट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हाँ और ना साथ में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टी बेच रही हूँ कि अभिदीप जो है मेरी दिल्ली और बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो अभिदीप उस पर ये नहीं लिख सकता कि हाँ मैं दिल्ली वाली तो खरीद रहा हूँ पर मैं बैंगलोर वाली नहीं खरीदूंगा, नहीं। वो या तो पूरा हाँ लिखे या पूरा ना लिखे, या फिर वो पूनम को बोले कि दिल्ली का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनाओ और बैंगलोर वाला कॉन्ट्रैक्ट अलग बनाओ, मैं दिल्ली वाले पे साइन करूंगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हाँ और ना, ये दो वर्ड साथ में नहीं आएंगे। या तो पूरा हाँ है, आपको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा एक्सेप्ट करना होगा, या कॉन्ट्रैक्ट को आपको पूरा रिजेक्ट करना होगा। आप ये नहीं कह सकते 50% बातें मुझे सही लग रही हैं हाँ, 50% बातें मुझे गलत लग रही है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर बेनिफिट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और बर्डन भी है, या तो आप पूरा एक्सेप्ट करो या पूरा रिजेक्ट करो, या फिर आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाओ उसके। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन दे रखी है, ए जो है अपना गार्डन बेच रहा है और साथ में घर भी बेच रहा है, उसने एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि मैं अपना जो है अपना दिल्ली का घर जो है उसके साथ जो मेरा गार्डन है, घर और गार्डन में बेच रहा हूँ बी को। ए ने बोला बी को कि मैं अपना घर और गार्डन बेच रहा हूँ, तो बी ये नहीं कह सकता कि मैं केवल घर रख रहा हूँ गार्डन नहीं रखूंगा, उसी एग्रीमेंट पे ऐसे नहीं लिख सकता। उसको या तो दोनों रखने पड़ेंगे या दोनों छोड़ने पड़ेंगे, या फिर वो कहेगा कि घर का कॉन्ट्रैक्ट अलग बना और गार्डन का कॉन्ट्रैक्ट अलग बना, एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे हाँ और ना दोनों साथ में नहीं होगा। समझ में आया? कूपर वर्सेस कूपर के केस में है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो है हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आप गोभी लेने गए तो आप ये नहीं बोलोगे भैया ऊपर ऊपर का फूल दे दे नीचे वाली डंडी नहीं चाहिए, लो तो पूरी गोभी लो नहीं तो छोड़ दो, होता है ना? जोक नहीं समझ में आया होगा, आता ही नहीं मेरा जोक किसी को समझ में। समझ में आ गया ना? इलेक्शन समझ में आ गया? लिस्ट पेंडेंस, ठीक है, लिस्ट पेंडेंस, पेंडेंस का वर्ड पेंडिंग से बना है, तो याद रखना जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर अभी ऑलरेडी केस अटका हुआ है, जिसपे ऑलरेडी कोई पंगा चल रहा है, उस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते। ठीक है, तो काफी सारी आप प्रॉपर्टी देखते होगे, घर देखते होगे जो अबैंडन है, मतलब कि खाली पड़े हैं, सालों साल से खाली पड़े हैं, 20-20 साल हो गए वो खाली ही पड़े हैं, बट उसका कुछ हो नहीं रहा, ना वो बिक रही है ना कुछ हो रहा है, रीजन बीइंग उस पर ऑलरेडी कोई केस चला हुआ है। अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसपे कोई केस ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, जिसपे केस चल रहा है, तो आप उसको बेच नहीं सकते। ठीक है, इतना समझ में आया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस है, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन, ये वर्ड याद रखना। जिस चीज के ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है उसके अंदर आप नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि मेरा और अभिदीप का झगड़ा हो रखा है कि ये वाली प्रॉपर्टी मैं कह रही हूँ मेरी है, अभिदीप कह रहा है अभिदीप की है,
अभिदीप को जोश चढ़ा, अभिदीप को बहुत श्योरिटी थी कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे ही होगी, और अभिदीप ने उसको पूरा बिल्डर फ्लोर बना दिया, उसमें कंस्ट्रक्शन करा दी, सब कुछ करा दिया, और केस जीत गई पूनम। तो अब अभिदीप क्या मुझसे पैसे मांगेगा? ये प्रॉपर्टी मैंने रेनोवेट कराई है, मुझे पैसे दे। मांग सकता है अभिदीप पैसे? नहीं मांग सकता। तो आप कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी में। अगर वो करा तो फिर वो जिम्मेदारी आप ही की बनेगी, उसमें जीतने वाले का कोई नहीं है, या फिर जीतना हारना वाला वो अलग केस है। तो अभिदीप जो है उसको ना तो तोड़ सकता है ना कुछ कर सकता है। अगर पूनम केस जीत रही है, पूनम और अभिदीप में लड़ाई चल रही है उस प्रॉपर्टी को, तो अभिदीप उससे पंगे नहीं ले सकता, उस प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं कर सकता उसका। समझ में आया? ये जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ज्यादा होता है। When a suit or litigation is pending on an immovable property, then that immovable property cannot be transferred. लिस्ट पेंडेंस के अंदर कुछ चीजें सेटिस्फाइड होनी जरूरी हैं, तभी ये लिस्ट पेंडेंस कहलाएगा। कि ऑलरेडी उस इमूवेबल, इमूवेबल याद रखना, इलेक्शन मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे होता है, पर लिस्ट पेंडेंस इमूवेबल पे होता है, कि ऑलरेडी उसके ऊपर केस चल रहा होगा। देन राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन क्वेश्चन, कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली में किसकी है, ये अभिदीप की प्रॉपर्टी है या पूनम की प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर लड़ाई चल रही होगी ऑलरेडी। देन द प्रॉपर्टी इन लिटिगेशन शुड बी ट्रांसफर्ड, जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करने की बात हो रही होगी या ट्रांसफर हो रखी होगी किसी एक के नाम पे, एंड जिसके नाम पे भी ट्रांसफर होगी उससे काफी ज्यादा जो जो एक्चुअल हकदार होगा उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज पे क्वेश्चनिंग होगी। ए हैज अ लिटिगेशन इन डिटरमाइनिंग द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी विद एक्स, ए और एक्स का झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी को लेके। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिटिगेशन ए ने जो है प्रॉपर्टी बी को बेचने की कोशिश करी, लिस्ट पेंडेंस के आधार पे ए जो है बी को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। क्लियर हो गया? वानी गुनगुन का झगड़ा है प्रॉपर्टी को लेके, वानी जो है अभिदीप को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती। सेल, सेल जो है प्रॉपर्टी का बेचना होता है, ओनरशिप को देना होता है। ये स्कूटर की ओनरशिप आज मेरी है, तुम मुझे 25,000 रुपए दो, इसकी ओनरशिप स्कूटर की मैं तुम्हें दे दूंगा, स्कूटर भी तुम्हारा, इसकी मालिकाना हक भी तुम्हारा। तो इसके अंदर आप ओनरशिप बेचते हो, इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस आपको एक पैसा मिलता है। सेलर जो होता है, सेलर जो चीज बेच रहा है, बायर जो चीज खरीद रहा है। और जनरली इन दोनों के आदान प्रदान के बीच में क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। द कंसिडरेशन, उसे मनी कहते हैं, जनरली मनी होती है। तो अगर ए जो है अपना घर 2 लाख में बेच रहा है, तो ए जो है सेलर है, बी बायर है, और 2 लाख कंसिडरेशन मनी है। ठीक है? इसके लिए सेलर और बायर का होना जरूरी है, दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए, लीगल होने चाहिए, प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। तो इसके ऊपर एक केस था, मैंने पहले भी बताया था कि एक यहाँ पे ही पास में घर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो बिल्डर फ्लोर बनना था, अभी बना कुछ नहीं था, अभी सिर्फ घर टूटा था, बनना था अभी। तो इसी के बीच में क्या हुआ, जो बिल्डर था उसने वो घर किसी को, मतलब कि उसने जो है वो घर जो बना नहीं था उसका 3rd फ्लोर बेच दिया। ठीक है, ये 3rd फ्लोर जो है मैं बनाने वाला हूँ, ये मैं 40 लाख का आपको बेच रहा हूँ। ये कह के उसने किसी बंदे से पैसे ले लिए और 40 लाख रुपए उसने ले लिए। उसके बाद वो घर बना के ही ना दे, घर बना के ही ना दे, वो गायब हो गया। 40 लाख रुपए लिए और वो बिल्डर गायब हो गया। तो जिसने वो 40 लाख रुपए दिए थे उसने केस फाइल कर दिया कि ये मेरे 40 लाख रुपए लेके भागा है। तो सबसे पहले उसको कोर्ट ने ये डांट लगाई, जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसको आपने कैसे बेच दिया। समझ में आया? तो प्रॉपर्टी खरीद और बेच करने के लिए प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होना भी जरूरी है। समझ में आया? The property to be transferred should be in existence. The consideration for the transfer should be money. जनरली पैसे में ही खरीद बेच होगी। एंड कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो कानूनी तौर पे बनेगा, कुछ आप उसके अंदर इलीगल इमोरल नहीं डाल सकते हो। The rights and liabilities of buyers and sellers. लाइबिलिटी ऑफ सेलर, जो बेच रहा है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक एक बात बताए। ठीक है, पार्किंग है कि नहीं है, ठीक है, कितने कमरे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर दे, बता दे सारे के सारे, सारे डॉक्यूमेंट कागज पत्तर पूरे पूरे दिखाए कि हाँ जी ये इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी बायर क्वेश्चन पूछ रहा है उस सारे सवालों का जवाब दे, ये ना कहे कि मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, काइंड ऑफ थिंग।
पूरा ध्यान रखे, जब तक प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती है उस दिन तक प्रॉपर्टी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी है। अगर उस प्रॉपर्टी के बिकने से पहले तक का जितना खर्चा है वो सारा का सारा सेलर को ही उठाना होगा, और जिस दिन तारीख आएगी प्रॉपर्टी को देने की उस दिन वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दे। राइट्स ऑफ सेलर, सेलर के जो हक होते हैं वो ये होता है कि जब तक वो प्रॉपर्टी उसकी है, अगर उसने प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई हुई है, उससे कोई फायदा मिल रहा है उसको, तो वो प्रॉपर्टी अपना जो है रेंट वेंट कलेक्ट करे। एंड व्हेन द ओनरशिप हैज पास टू द बायर, जब उसने प्रॉपर्टी बेच दी है तो पूरे हक से वो पैसे मांगेगी, पहले पैसा रख फिर प्रॉपर्टी दूंगा, ये उसका राइट है। देन बायर है जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी को, उसको भी अगर उसको कुछ ऐसा पता है कि इस प्रॉपर्टी को खरीद के कुछ उसको ज्यादा फायदा होने वाला है, कुछ यहाँ पे खजाना छुपा हुआ है कुछ है, तो ये वो सेलर को बताए। बताता कौन है? कोई भी नहीं बताता। देन सेल होने पे पूरे पूरे पैसे वापस, पूरे पूरे पैसे उसको प्रोवाइड करे। अगर उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद कोई उसमें दिक्कत आती है, कुछ खर्चा आता है, तो वो खर्चा उठाने की जिम्मेदारी है बायर की है। और प्रॉपर्टी अपनी हो जाने के बाद उसका जो बिजली का बिल है, जो खर्चा है, वो सारा खुद उठाना। बायर के राइट क्या है? जैसे ही पैसे दे दिए, गला पकड़ के पैसे उससे प्रॉपर्टी खींचो सेलर से कि भाई प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। दूसरा, प्रॉपर्टी है उसके नाम, जिसके नाम हो गई है उसके पास अब हक है कि वो रेंट और प्रॉफिट इकट्ठा करे। मैडम पिल्लई वर्सेस भद्रकाली केस इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैडम पिल्लई जो थी वो फर्स्ट वाइफ थी मिस्टर भद्रकाली की। उनका डिवोर्स हो रखा है और भद्रकाली जी ने दूसरी शादी कर रखी है। तो मैडम पिल्लई जी यहाँ पे प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ वो इंसान होता है जो केस कोर्ट में लेके जाता है। तो मैडम पिल्लई प्लेंटिफ हैं, वो फर्स्ट वाइफ है मिस्टर भद्रकाली की। और उन्होंने एक क्लेम डाला है कि उसने बोला कि मेरे पति ने 100 रुपए की जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो मेरे नाम कर दी थी ओरली, कि ये प्रॉपर्टी तेरी है। बाद में उसने क्या करा, उसने अपनी दूसरी पत्नी के नाम पे वो प्रॉपर्टी कर दी ऑन पेपर्स। तो उसने जो है ये कहा है कि इस पति ने जबान दे रखी है मुझे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ, प्लेंटिफ सही कह रही है, मैडम पिल्लई सही कह रही है, ये प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए, भले ही रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। यहाँ पे ये बात है कि वो 100 रुपए या 100 रुपए से कम की चीज थी। अगर 101 की होती तो उसके लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट चाहिए था, वो 100 रुपए से कम की थी या 100 की थी एग्जैक्टली, इसीलिए वो ओरली भी चलेगी। बट अगर वो 101 की होती तो उसके लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट चाहिए था। तो 101 की चीज है या उससे ऊपर है तो उसके लिए रजिस्टर्ड चाहिए। 100 रुपए एग्जैक्ट है तो उसके लिए ओरल चलेगा। केस समझ में आया? कोई डाउट है? पढ़ो एक बार, अंग्रेजी बहुत हाई फाई लिखी है। बढ़ू आगे? अभिदीप पढ़ लो। एक बार पढ़ लेना, डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना ऑडियो कॉल पे, ठीक है ना? अब आता है हमारा लीज। लीज इज मोर लाइक उधार। ठीक है। अब मैं अगर सेंटर, ट्यूशन सेंटर चला रही हूँ, ठीक है, वहां पे एसी चाहिए। अब एसी, ये तो वो खैर इंस्टॉलमेंट सिस्टम हो गया। वो लीज सिस्टम कहते हैं मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एसी खरीद लूँ, ठीक है, मुझे 4 एसी चाहिए तो मैं 4 एसी खरीद लूँ, या फिर मुझे जितने टाइम के लिए एसी चाहिए उतने टाइम का मैं रेंट दे के एसी लगा लूँ, और जब गर्मियाँ आए या सर्दियाँ आए तो मैं वो एसी वापस कर दूँ। ठीक है। किसके अंदर मेरा खर्चा कंपैरेटिवली कम होगा पर ईयर के हिसाब से? या वैसे देख लो, किसके अंदर लीज के अंदर मेरा खर्चा कंपैरेटिवली कम होगा। उसकी ना तो मेरे को वो जो है सर्विसिंग का पैसा देना पड़ेगा, ना ज़्यादा कुछ इस तरह से मेरा खर्चा होगा। मेरे को सिर्फ किराया भरना पड़ेगा, वो भी उतने समय का जितने समय के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो कई बार लोग क्या करते हैं, 50-50 लाखों की मशीनें होती हैं, करोड़ों की मशीनें होती हैं, उनको खरीदने की जगह उनको लीज पे ले लेते हैं। ठीक है। कई बार आपकी ज़मीन होती है, मैंने अपनी जगह खरीदी नहीं हुई है ट्यूशन सेंटर की, मेरी रेंट पे है, तो मैंने एक तरह से लीज पे ली हुई है कि जितने समय के लिए मैं वो जगह यूज़ कर रही हूँ
उतना मैं रेंट भर दूंगी, तो मुझे रेंट भरना सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू उस प्रॉपर्टी को खरीदना। समझ में आया था? तो लोग जो हैं लीज पे जगह लेते हैं, जिसके अंदर वो किसी भी जगह के ऊपर हक खरीदते हैं, पर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है? वो पूरी तरह से हमेशा के लिए आपकी नहीं है, बस आप जित तक उसका पैसा दे रहे हो, एक टिपिकल टाइम पीरियड के लिए, क्लियर टाइम पीरियड के लिए आप जो है उसको खरीदते हो किराए पे, आप उस पर हक जमाते हो। तो लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस। आप इतने समय के लिए यहाँ रह सकते हो, उसके बदले आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। आप इतने समय के लिए प्रॉपर्टी, ये मशीन, ये जगह यूज कर सकते हो, पर उसके बदले आपको पैसे इतने देने पड़ेंगे। जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी देता है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसे लेसर बोलते हैं। जिसको वो प्रॉपर्टी मिलती है उसे लेसी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। लेसी आगे सबलेट भी कर सकता है, अगर एंड द रिलेशन बिटवीन द लेसी एंड द सब लेसी विल बिकम लेसर एंड लेसी। अब इसका मतलब ये है कि अभिदीप की प्रॉपर्टी थी, वानी ने वहां पे फैक्ट्री स्टार्ट कर ली, या वानी ने वो प्रॉपर्टी अभिदीप से किराए पे ले ली कि मुझे जो है किराए पे चाहिए, 20,000 रुपये महीना दूंगी। अभिदीप ने कहा ठीक है, ये ले ले। अब वानी ने क्या करा, गुनगुन को वो प्रॉपर्टी आगे 22,000 रुपये पे दे दी। ठीक है? तो अभिदीप और वानी लेसर एंड लेसी हैं, वानी और गुनगुन लेसर एंड लेसी हैं, और इन तीनों का रिलेशनशिप क्या है, लेसर लेसी सब लेसी। समझ में आया? अब इस केस के अंदर एक चीज और देखो, अभी दीप और वानी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 20,000 रुपए का प्रॉपर्टी पे, और वानी और गुनगुन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 25,000 रुपए पे। अभिदीप को ये बात पता चलती है कि वानी ने तो वही प्रॉपर्टी जिसके उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, वो प्रॉपर्टी के वो वानी ने उसको 25,000 रुपये चढ़ा रखा है किसी और को। तो अभिदीप के अंदर लालच आया, अभिदीप ने कहा कि ये 25,000 रुपये कमा रही है और मुझे 20 दे रही है। तो अभिदीप गया गुनगुन के पास और उसने बोला कि अब से किराया जो है तो डायरेक्टली मुझे देगी 25,000 रुपये। तो क्या अभिदीप ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? अभिदीप नहीं कर सकता। लेसर जो है डायरेक्ट सब लेसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये बात समझ में आई? ए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, उसने अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दी 50,000 में, इसको लीज कहते हैं। ए लेसर है, बी लेसी है। बी अगर सी को आगे सबलेट कर देता है तो सी सबलेसी हो जाएगा, और बी और सी लेसर लेसी की तरह ट्रीट करेंगे। राइट्स एंड लाइबिलिटीज, अगेन वही है कि जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो सारी की सारी अपने जितने भी डिफेक्ट है या कुछ प्रॉपर्टी में कमी है वो सारा बता दे, प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दे, एंड ये मेक श्योर करे कि वो जो है टांग ना अड़ाए। लेसर ने एक बार अपनी प्रॉपर्टी दे दी है जितने भी समय के लिए, वो उसके अंदर वो घुस नहीं सकता बार बार, उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ लेसी, लेसी की क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटी है, अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर उसने कोई एडिशन किया है, if any addition is made to the lease property during the lease period then the addition can be compromised in the lease। अगर मैंने लेट्स सपोज अपने सेंटर के आगे सीढ़ियाँ बनवा ली हैं, दरवाजे लगा लिए हैं, तो अब इन दोनों को आपस में मिलकर डिसाइड करना होगा कि या तो सीढ़ी तोड़ी भी जा सकती है, रखी भी जा सकती है, जिसके अंदर मर्जी होगी लेसर की, जिसकी वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में है, कि वो उसको आगे कंटिन्यू रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। आप विदाउट परमिशन कोई चेंजेस नहीं ला सकते हो in the machine, in the property, you cannot bring any changes without the permission of lessor। if any part of the lease property is destroyed, अगर आपने किसी भी एक सेक्शन को या किसी भी प्रॉपर्टी के पार्ट को जला दिया है, खराब कर दिया है, तोड़ दिया है, तो ये लेसी then the lease shall be voidable by the lessee। तो अगर जो है उस प्रॉपर्टी में आग लग गई है, कुछ भी है, तो लेसी उस प्रॉपर्टी को छोड़ सकता है। ठीक है? उसकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जो मशीन उधार पे ली थी, जो एसी उधार पे लिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो लेसी मना कर सकता है कि ये मैं नहीं रखूंगा। If the lessor fails to make or repair the leased property, then the lessee may make the repair himself and recover the amount। अगर आपने कोई चीज उधार पे ले रखी है और उस प्रॉपर्टी में, चाहे वो लैंड है चाहे वो मशीन है, उसमें कोई खराबी आती है और आप उस खराबी को ठीक कराते हो, तो आप लेसर से पैसे निकलवा सकते हो उस चीज के लिए।
इफ द लेसर फेल्स टू मेक एनी पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के रिलेशन में लेसर को कोई पेमेंट करनी है और उसने वो पेमेंट नहीं करी है तो लेसी वो पेमेंट निकलवा सकता है, पेमेंट करने के बाद उससे रिम्बर्स करवा सकता है लेसर से। एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ लीज, जैसे ही लीज कंप्लीट होगी लेसी को वो प्रॉपर्टी वापस करनी होगी। द लेसी में ट्रांसफर रेंट और सबलेट द प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ लेसर, अगर लेसर और लेसी के बीच में क्लियर है कि आप आगे कर सकते हो सबलेट, तो वो सबलेटिंग भी हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी में कोई फायदा छिपा है, कुछ उसमें ऐसा बेनिफिट है, तो लेसी की ड्यूटी है वो लेसर को बताए। लेसी को अपना जो रेंट है वो टाइमली पे करना पड़ेगा। लेसी इज बाउंड टू कीप द लीज प्रॉपर्टी इन गुड कंडीशन, उसको जो है जो आपने मशीन प्रॉपर्टी ली है उसको ढंग से रखो। एंड अगर कोई डिफेक्ट पता चलता है, if the when the notice of any defect is given to lessee is bound to rectified, अगर प्रॉपर्टी वापस करने के बाद लेसर को लगता है कि लेसी ने कोई प्रॉपर्टी में डिफेक्ट करा है तो उसको वो ठीक कराना पड़ेगा। द लेसी में यूज अ प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रोडक्ट मस्ट नॉट डू एनीथिंग टू डिस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी, तो लेसी को कुछ भी ऐसा नहीं करना होगा कि कोई दीवार तोड़ दी, कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते। द लेसी शुड नॉट इरेक्ट एनी परमानेंट स्ट्रक्चर विदाउट द कंसेंट ऑफ लेसर, विदाउट आस्किंग द लेसर आप किसी तरीके का परमानेंट चेंज नहीं कर सकते हो। Then the lessee is bound to put the lessor in the possession of property for a determination of lease, जब तक लीज चल रही है तब तक उसके ऊपर हक लेसी का है। गजाधर वर्सेस रोमा भी केस, इसके अंदर वही था कि एक थिएटर था जिसको सब लीज करा गया। तो वही वाला केस जैसे मैंने बताया कि वानी ने गुनगुन को अभिदीप ने वानी को प्रॉपर्टी दी, वानी ने आगे गुनगुन को दे दी, तो अभिदीप लड़ने चला गया वानी गुनगुन के साथ कि मुझे डायरेक्टली पैसा देगी, ऐसा आप नहीं कर सकते। गजाधर वर्सेस रोम भाई, समझ में आया? एक्सचेंज, जब आप एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेते हो, इसमें पैसे का कोई मतलब कोई उपयोग नहीं होता, जब बस एक चीज के बदले दूसरी चीज रख ली, बार्टर सिस्टम, उसे एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, तू मेरी पेंसिल रख ले, मेरे को अपना पेन दे दे। तू मेरा स्कूटर ले ले, मेरी बाइक ले ले, बाइक दे दे। ठीक है, मेरा ये वाला घर ले ले और मेरे को अपनी कॉटेज दे दे। तो ये सब चीजें एक्सचेंज होती हैं। व्हेन टू पर्सन एक्सचेंज थिंग्स, एंड इसके अंदर बायर्स एंड सेलर वाली ही सारी के सारे राइट्स एंड लाइबिलिटी होंगे। ए ने अपनी कॉटेज बी को दी, बी ने कॉटेज के बदले अपना फार्म ए को दिया, इसमें इनको एक्सचेंज का बोलेंगे, इसमें इनको सेलर एंड बायर ही बोलते हैं। इसमें एक्सचेंज और एक्सचेंजर जो भी है उसको कुछ और नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है। गिफ्ट, जब आप अपनी मर्जी से विदाउट कंसिडरेशन विद अफेक्शन और लव किसी को कुछ देते हो, उसे गिफ्ट कहते हैं। तो मैंने अपनी किसी भी चीज़ का मालिकाना हक आपको दे दिया और उसके बदले मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए, सिर्फ प्यार और अफेक्शन की वजह से वो चीज़ का मालिकाना हक मैंने आपको दिया है, उसे गिफ्ट कहते हैं, जो कई बार माँ बाप करते हैं। ठीक है, माँ बाप आपसे पैसे नहीं लेते और आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं, आपको स्कूटर बाइक गाड़ी ये सब दिलाते हैं, इसे गिफ्ट कहते हैं। जो गिफ्ट देता है उसे डोनर कहते हैं, जिसको गिफ्ट मिलता है उसे डोनी कहते हैं। अगर डोनी गिफ्ट लेने से पहले ही मर जाए तो वो जो गिफ्ट है वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये लाइन याद रखना है, वन मार्कर में आई हुई है कि अगर जिसको गिफ्ट मिलना है वो गिफ्ट लेने से पहले ही मर जाए तो वो गिफ्ट वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा, आप वो गिफ्ट आगे नहीं दे सकते हो, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जीवित व्यक्तियों में होता है, मृत व्यक्तियों के बीच में नहीं होता। देन ए ने अपनी गाड़ी बी को गिफ्ट कर दी है, बी ने गाड़ी रख ली है और उसके बदले कुछ नहीं दिया, तो उसे गिफ्ट कहेंगे, डोनर डोनी का एक रिलेशन बनेगा। देन आपको एक डिफरेंस बिटवीन दे रखा है सेल लीज एक्सचेंज और गिफ्ट के बीच में। सबसे पहले हम ट्रांसफर की बात करते हैं। जब आप सेल करते हो तो क्या ट्रांसफर होता है? ओनरशिप, किसके बदले? पैसों के बदले। लीज करते हो तो उसमें भी ट्रांसफर होती है ओनरशिप, बट फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, और उसके बदले आपको क्या मिलता है? रेंट। एक्सचेंज में आप ओनरशिप करते हो, ट्रांसफर इन द एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, तो दो प्रॉपर्टी का ओनरशिप आपस में ट्रांसफर होता है। गिफ्ट में विदाउट कंसिडरेशन आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो। सेल जब करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, लीज करते हो तो रेंट मिलता है, एक्सचेंज करते हो तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी मिलती है, और गिफ्ट करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है बदले में। मोड, रजिस्टर्ड होना चाहिए सेल, लीज भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एक्सचेंज भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, गिफ्ट भी अगर प्रॉपर्टी है इमूवेबल तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इज दैट क्लियर सो फार?
अब हम आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कोई भी विजिबल चीजें नहीं होती हैं, कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है इसमें। दिमाग, ठीक है, या फिर इनटैंजिबल चीजें होती है जो आप देख नहीं सकते हो। इसमें आपकी इनोवेशन, आपकी आर्टिस्टिक वर्क, आपका सिंबल, आपका नाम, आपकी इमेज, आपकी एबिलिटी, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। इसमें नॉलेज का ज्यादा यूज रहता है, तो इसको इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं। इनका छोटा छोटा डिफरेंस है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कौन सी में क्या होता है। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जब आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कोई ठप्पा लगाते हो, कोई मार्क लगाते हो ताकि उसको एक अलग नाम मिल जाए, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। जैसे कि आपने कर दिया, नाम दे दिया अपोलो फार्मा, टाइटन, रीबॉक, स्केचर्स, ये सारे नाम ट्रेडमार्क कहलाते हैं, एक अलग नाम। ठीक है। सुपर 30 सुना होगा, मूवी आई थी, ट्रेडमार्क, नाम दे दिया आपने उसको, बैच को। दैट नेम, दैट मार्क इज ट्रेडमार्क, एक अलग नाम। देन पेटेंट होता है इन्वेंशन, ये वर्ड रख लेना, इन्वेंशन। जब कोई आप आविष्कार करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस की मेडिसिन बनेगी, तो जो भी कोरोना वायरस की मेडिसिन सबसे पहले बनाएगा, एक तरीके का आविष्कार होगा वो, उसके लिए उसको पेटेंट मिलेगा। समझ में आया? तो जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हो, कोई नई चीज बनाते हो, कोई नया आविष्कार करते हो, उसके लिए आपको पेटेंट मिलता है। पेटेंट जो है वो डिसाइड करता है कि पेटेंट ओनर की वो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करेगा, कैसे क्या नहीं करेगा, हर चीज वो पेटेंट ओनर के हिसाब से चलती है। जब आपकी कोई लिखित चीज होती है, कोई म्यूजिक, आपने कोई संगीत लिखा, कोई कविता लिखी, कोई आपने पेंटिंग बनाई, ठीक है, कोई ड्राइंग करी इस तरह की जो एकदम अलग थी, जैसे एम एफ हुसैन है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा है, कोई राइटर है आपका रामशरण मैथिली, उसने कुछ जो है बहुत अच्छा लिखा, तो आपका जो है उस पर कॉपी राइट मिलता है। ठीक है। तो फॉर एनी लिटरेरी वर्क, इधर म्यूजिक, स्टोरी, पोएम, पेंटिंग, एनीथिंग, देयर इज अ कॉपी राइट। अब मैंने कोई गाना लिखा जो यो यो हनी सिंह ने कॉपी मार लिया, तो मैं उस पर कॉपीराइट इशू कर सकती हूँ। समझ में आया? तो एनीथिंग विद द क्रिएशन ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक, ये सब चीज़ आपकी कॉपीराइट राइट में आती है। जैसे मूवी का आइडिया कह देते हैं चुरा लिया, अभी वो कौन सी आ रही है, अक्षय कुमार की, लक्ष्मी बॉम्ब, ठीक है, तो वो कंचना मूवी की कॉपी है। तो अगर उन्होंने कंचना मूवी का कॉपी मारा है, तो जरूर उन्होंने कंचना मूवी के जो डायरेक्टर होंगे, मेकर होंगे, उनको कुछ पैसे दिए होंगे या कुछ इस तरह से दिया होगा, अदरवाइज वो कॉपीराइट इशू क्रिएट कर देंगे। फिर होता है डिजाइन। जब आप कोई ऐसा खास डिजाइन निकालते हो जो किसी और ने ना बनाया हो, तो उसे डिजाइन्स के अंदर काउंट किया जाता है। रैपर हो गया, बॉटल का ढक्कन हो गया, बॉटल का शेप हो गया, गाड़ी का डिजाइन हो गया, ठीक है, आपके जो है फोन्स का शेप हो गया, तो इन सब के ऊपर आपको जो है डिजाइन्स वाला ट्रेडमार्क, सॉरी, डिजाइन्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलता है। जब कोई चीज कहीं स्पेसिफिक जगह से ही बिलोंग करती है, उसे जोग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है। चाय पीनी है तो दार्जिलिंग की ही पीनी है, नारियल खाना है तो केरला का ही नारियल खाना है, तमिलनाडु का ही नारियल खाना है, ठीक है। हमें जो है वो चाहिए, गन्ना चाहिए, तो कौन सी स्टेट का बढ़िया है अभिदीप? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ना यूपी का गन्ना। यूपी का गन्ना। सरसों का साग, मक्की की रोटी बोलते साथ ही कौन सी स्टेट माइंड में आती है? खाखड़ा फाफड़ा। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जो चीज जहां से बिलोंग करती है। अगर मैं बात करूं तुलसी की, तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करेगा? कौन सी कंट्री से बिलोंग? इंडिया से करेगा। अगर मैं योगा की बात करूं, तो उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहाँ से होना चाहिए? अगर मैं रॉयल बंगाल टाइगर टाइगर की बात करती हूँ, तो मैं कौन सी कंट्री और स्टेट की बात कर रही हूँ? ठीक है ना? तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है कि ये चीज यहाँ की ही फेमस है, ये चीज यहाँ से ही बिलोंग करती है। जैसे दार्जिलिंग ट्री, तिरुपति बालाजी के लड्डू, तो ये आपके जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। इसका मैं पूरा पढ़ देती हूँ, आपको पेपर में लाइन लिखी आएगी और पूछेंगे किस तरीके का इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा। सर्टन प्रोडक्ट्स और गुड हैव स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन, कोई चीजें स्पेसिफिक जगहों पे ही मिलती हैं, एंड पोजेस करेक्टरिस्टिक दैट एट्रीब्यूट टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन, उनके अंदर कुछ इस तरह के फीचर्स होते हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी को शो करते हैं। सच गुड्स जो है, उन गुड्स को उनके
इलाकों के नाम से जाना जाता है कि लड्डू खाने तो तिरुपति बालाजी के खाओ, गन्ने खाने तो यूपी का ही गन्ना खाओ, चाय पीनी है तो दार्जिलिंग की चाय से बेस्ट चाय कोई नहीं है। तो इस तरह से उनको जोग्राफिकल इंडिकेशन दी जाती है। यहाँ तक समझ में आया? पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आएगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लियर है? मंडे को टेस्ट, मंडे को रखूं ट्यूसडे को, बताओ। ठीक है। क्या हो गया? तो क्या हो गया? एक सेकंड रुको बेटा।